नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम साइंस की लाइव सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन, हम अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, ताकि आगामी जो वैकेंसीज है उसकी बेहतरीन तैयारी आपकी हो सके और आपका अल्टीमेट सिलेक्शन पक्का हो सके। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो है नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दें एक बार और अपने ग्रुप में वगैरह शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और वो भी लाभान्वित हो सके, है ना। तो कुछ ही सेकंड्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो सेशन होने वाला है वो नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं ना। नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, 15 क्वेश्चन जो आगामी वैकेंसी के हिसाब से अच्छे साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए, विच इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन ब्रेन, है ना। निम्न में से चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से कौन सा ह्यूमन ब्रेन के बारे में सही है, मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बताना है। फर्स्ट देखिए, इट इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन, यह दो झिल्लियों से घिरा होता है। बी, देयर इज नो ब्लड ब्रेन बैरियर, कोई रक्त में बैरियर नहीं होता है ना, रक्त मस्तिष्क अवरोधक नहीं पाया जाता है। या फिर सी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सर्वाधिक कपाल तंत्रिकाओं का उद्गम प्रमस्तिष्क गोलार्ध सेरेब्रल हेमीस्फीयर से होता है। या फिर डी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली डेवलप्ड। ठीक है, चलिए फर्स्ट का आंसर आपको बताना है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका आंसर आपको देना है मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में क्या सही है ना, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट का आंसर। देखिए, इट इज़ फर्स्ट, जो ए ऑप्शन बता रहा है, इट इज़ कवर्ड बाय द टू मेम्ब्रेन, है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि थ्री मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है ना। ब्रेन जो होता है हमारे थ्री मेम्ब्रेन्स होती है उसमें, है ना। इसका हिंट भी मैंने आपको बता रखा है, PAD बोला है ना, पायामीटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर, है ना। और जो दूर है वो ड्यूरामीटर है, जो दूर है वो ड्यूरामीटर है ना। और जो पास में है वो पायामीटर है। ठीक है, यानी कि ये ब्रेन है, यहाँ पे पायामीटर होगा, फिर एरेक्नॉइड होगा, फिर ये दूर है जो डायामीटर होगा। तो तीन लेयर होती है। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। देयर इज नो ब्लड ब्लड के बैरियर तो होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये भी रॉन्ग हो गया। लार्जेस्ट नंबर जो क्रेनियल नर्व है वो ब्रेन स्टेम से निकलती है ना, ब्रेन स्टेम से निकलती है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर बचा लास्ट ऑप्शन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली डेवलप्ड, बिल्कुल सही बात है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट का क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सुगना ने सी बताया, नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा सुगना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड का आंसर आपको करना है, द मेम्ब्रेन्स एनक्लोजिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर नॉन एज, है ना। स्पाइनल कोड व मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्लियाँ क्या कहलाती है ना। स्पाइनल कोड और मस्तिष्क को घेरने वाली, अभी मैंने बताया था तीन झिल्लियाँ होती हैं हमारे ब्रेन में, है ना। तो उन उसी झिल्लियों के बारे में या मेम्ब्रेन के बारे में पूछा है। उन मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मेनेंजिस बोलते हैं, मेनेंजाइटिस बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, या एक्सोन बोलते हैं, बताइए। सेकंड का आंसर आपको करना है। सेकंड का आंसर आपको बताना है। सेकंड का ए बता रहे सुगना। चलिए, बिल्कुल सही बताया आपने। मस्तिष्क के जो आवरण होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था, ये मस्तिष्क से, मस्तिष्क के ऊपर ये आवरण होता है, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थ्री, है ना। तीन आवरण होते हैं। पहला जो होता है वो पास में होता है, यानी कि पायामीटर इसको बोलते हैं ना।
पायामीटर, फिर ये बीच में एरेक्नोइड होता है, फिर दूर वाला ड्यूरामीटर, है ना। तो ये 3 लेयर्स होती है, इनको बोलते हैं मेनेंजिस बोलते हैं ना। और एक चीज़ मैंने बता रखी है, जब भी ITIS ये वर्ड किसी भी वर्ड के पीछे लग जाए, है ना, प्रत्यय लग जाए, तो इसका मतलब होता है इन्फेक्शन। क्या होता है? इन्फेक्शन, ठीक है। उस ऑर्गन में क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। यानी कि अगर ये लेयर्स है, इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको अपन बोलते हैं मेनेंजाइटिस, है ना, मेनेंजाइटिस। नेफ्रॉन तो आपको पता है ना, किडनी में पाई जाती है, किडनी की यूनिट इसको बोला जाता है। और एक्सोन जो होता है वो किसका पार्ट है? न्यूरॉन का पार्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इन मेमल्स द कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है हमारे ब्रेन में जिसको बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम, है ना। स्तनधारियों में कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है ना। कॉर्पस कैलोसम किसको जोड़ता है? बोन टू मसल को जोड़ता है, बोन टू बोन को जोड़ता है, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, या फिर टू ऑप्टिक लोब्स को जोड़ता है ना। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, थर्ड का आंसर आपको करना है। थर्ड का सी ऑप्शन बता रहे हैं, सुगना। चलिए अब देखते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। दो जो हमारे सेरेब्रल हेमीस्फीयर होते हैं, यानी कि राइट लोब और लेफ्ट लोब, है ना। राइट वाला ब्रेन और लेफ्ट वाला जो ब्रेन होता है, इन दोनों को आपस में जो जोड़ने वाली जो काम होता है ना, ये दोनों जो लोब होते हैं, इनको जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक है। जैसे हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट, जो बॉडी होती है उसको कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट वाले को। तो जैसे ये पेन है, अगर मैंने ये पेन राइट हैंड से मैंने उठाया तो ये वाली मेमोरी किस में गई? इस वाले ब्रेन में गई, लेफ्ट वाले ब्रेन में गई, है ना। अब वापस राइट वाले ब्रेन को ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा? तो कॉर्पस कैलोसम देता है ना, सिंपल वे में समझाऊँ तो। चलिए, बोन टू बोन, एक हिंट और बता देता हूँ आपको। बोन, आप याद रखिए, बाबूलाल BMT, बाबूलाल BMT, है ना। बोन से बोन को जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और बोन टू मसल्स को जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। तो बाबूलाल BMT आप याद रखें। तो बोन टू बोन, है ना, बोन टू मसल्स, है ना। तो बोन टू मसल तो टेंडल हो जाएगा, ठीक है। और बोन टू बोन लिगामेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हम सी तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो गया। और द टू ऑप्टिक लोब्स को जोड़ने वाली संरचना क्याज्मा, ऑप्टिक क्याज्मा जो होते हैं वो जोड़ते हैं, ऑप्टिक क्याज्मा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फोर्थ का आंसर आपको करना है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व फाउंड इन, ना। 12 जोड़ी पसलियां और 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं किस में पाई जाती है? फिश में होती है, फ्रॉग में होती है, लिजार्ड में होती है, या मैन में होती है? बताइए, फोर्थ का आंसर आपको करना है। बताइए फोर्थ का आंसर। 12 जोड़ी पसलियां और 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व किस में पाई जाती है ना? फिश में होती है, फ्रॉग में होती है, लिजार्ड में होती है। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ का आंसर। देखिए, एक चीज़ और आप याद ध्यान रखिए, आपको पता ही होगा ये हिंट परम वाला, ठीक है। पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, है ना। तो ये RAM, राम में कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। राम में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती है, और पा में कितनी होती है? 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है ना। तो यहाँ पे देखिए, फिश तो पाइसिस में आएगी, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। फ्रॉग किस में आएगा? एम्फीबिया में आएगा, तो ये वैसे भी रॉन्ग हो गया। लिजार्ड किस में? रेप्टिलिया में आएगी, लेकिन इसमें 12 जोड़ी रिब्स नहीं पाई जाती, तो ये रॉन्ग हो गया। और ये डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। फोर्थ का डी बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ का आंसर आपको देना है। द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग हार्ट बीट, है ना। हृदय की धड़कन के नियमन में कौन सी क्रेनियल तंत्रिका, हार्ट बीट में के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व जो होती है वो काम में आती है? आपको बताना है किसकी भूमिका होती है, नाइन्थ वाले की, सेवन्थ, टेंथ, या फिर एट्थ? बताइए।
फिफ्थ का बताना आंसर आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए हृदय धड़कन के नियमन में क्रेनियल तंत्रिका पूछी तो इसमें हमारे 10वीं जो तंत्रिका होती है वो काम में आती है ना, उसको इसका जो 10वीं का नाम होता है वेगस, है ना, वेगस, ये काम में आती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिक्स शायद ऐड नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सेवंथ का बताइए, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन इज, है ना, झिल्ली का विश्राम विभव कितना होता है आपको बताना है, -60 टू -70 मिलीवोल्ट, या -100 टू -10 मिलीवोल्ट, 50 टू 100 मिलीवोल्ट, या फिर -20 टू -30 मिलीवोल्ट। बताइए झिल्ली रेस्टिंग पोटेंशियल बताना है मेम्ब्रेन का। सेवंथ का आंसर आपको करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर सेवंथ का। रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें तो रेस्टिंग पोटेंशियल झिल्ली पे कितना होता है, -60 टू -70 मिली वोल्ट हो जाएगा, होता है ना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एट्थ की तरफ। द डेंड्राइटिक कैरीज इम्पल्स, है ना, डेंड्राइट आवेग ले जाते हैं टुवर्ड्स द साइटोन, साइटोन की ओर ले जाते हैं, अवे द साइटोन, अवे फ्रॉम साइटोन, साइटोन से दूर, या फिर अक्रॉस द बॉडी, या फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका। बताइए डेंड्राइट के बारे में पूछा। देखिए न्यूरॉन की अगर संरचना बनाए तो, ठीक है, ये तो सेल बॉडी हो गई, है ना, सेल बॉडी हो जाएगी। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये क्या हो गया, डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट हो गया, है ना, ये एक्सोन, और ये टर्मिनल ऑफ एक्सोन, है ना। ये पूरी संरचना मैंने बना दी है। अब इसमें पूछ रहा है डेंड्राइट, डेंड्राइट जो होते हैं वो आवेग कहाँ पे ले जा रहे हैं ना, इस सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। बताइए एट्थ का आंसर आपको करना है। चलिए देखते हैं एट्थ का आंसर। देखिए जो डेंड्राइट जो होते हैं वो आवेग को कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ पे सेंटर में ले जा रहे हैं, यानी कि साइटोन की तरफ या सेल बॉडी की तरफ ले जा रहे हैं, है ना। तो टूवर्ड्स द साइटोन, क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ का आंसर आपको करना है। सम सेल इन आर बॉडी कैन बी ओवर अ फीट लॉन्ग, है ना, कुछ कोशिकाएं जो हमारे शरीर में होती है वो 1 फीट तक लंबी हो सकती है ना, या उससे ज़्यादा भी लंबी हो सकती है। कौन सी कोशिकाएं होती है जो 1 फीट से ज़्यादा लंबी हो सकती है, मसल सेल, द बोन सेल, द नर्व सेल, या फिर द ग्लैंड सेल। बताइए। नाइन्थ का आंसर आपको करना है। चलिए देखते हैं नाइन्थ का आंसर। देखिए बॉडी की सबसे लंबी कोशिका भी यही होती है ना, नर्व सेल जो होती है, हमारे न्यूरॉन जो होती है, वो बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है, ये 1 फीट से लंबी भी हो सकती है। ठीक है, और सबसे छोटी की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट की बात करें तो कौन सी होती है, स्पर्म जो होती है वो सबसे छोटी हो जाएगी। कितनी होती है, तो 5 mm, है ना, तक हो सकती है ना, 5 mm तक इसकी साइज़ हो सकती है। स्पर्म जो सबसे छोटी हो जाएगी, और सबसे बड़ी हमारे बॉडी की पूछे तो, लंबी पूछे तो कौन सी है, नर्व सेल, न्यूरॉन, है ना। चलिए नाइन्थ का सी बताया, नर्व सेल बिल्कुल सही बताया। चलिए टेंथ का आंसर बताना आपको। व्हेन ए नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स, एक तंत्रिका तंतु उद्दीपित होता है तब झिल्ली के अंदर होता है, क्या होता है, कौन सा विभव होता है वो आपको बताना है। नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीपोलराइज होता है, या फिर फिल्ड विद द एसिटाइल कोलिन। बताइए टेंथ का आंसर आपको करना है।
एक तंत्रिका तंतु उद्दीप्त होता है तब झिल्ली के अंदर होता है, क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीपोलराइज होता है, फिल्ड विद द एसिटाइलकोलिन होता है। चलिए देखते हैं। तंत्रिका तंतु जब उत्तेजित होता है, उद्दीप्त होता है, तो झिल्ली के अंदर कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है वो। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 का आंसर आपको बताना है। द मिनरल नेसेसरी फॉर नर्वस कंडक्शन इज, है ना, तंत्रिकीय संचरण के लिए आवश्यक खनिज है। आयरन है, सोडियम है, फास्फोरस है या मैग्नीशियम है। तंत्रिका में जो संचरण होता है ना, सिनेप्स बनते हैं, तो उसमें किस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा रोल होता है वो आपको पूछा गया है। आयरन का होता है, सोडियम का होता है, फास्फोरस का होता है या फिर मैग्नीशियम का होता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तंत्रिकीय संचरण के लिए सबसे आवश्यक तत्व की बात की करी जाती है तो देखिए, दो तत्व आते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनके सोडियम पोटेशियम के पंप्स बनते हैं, है ना। ठीक है, ये रिलीज होते हैं और इससे क्या होता है? विभव जनरेट होता है। तो इन दोनों में भी अगर पूछे तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या है? सोडियम जो होगा नंबर 1 पे होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 का आंसर आपको करना है। अफरेंट नर्व फाइबर कैरी इम्पल्स फ्रॉम, है ना, अभिवाही तंत्रिका तंतु आवेग ले जाते हैं, कहाँ से कहाँ आवेग ले जाते हैं? प्रभावी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाते हैं, या ग्राही अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ले जाते हैं, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशियों को ले जाते हैं, या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ग्राही अंगों को ले जाते हैं, बताइए। आपको कमेंट करके बताना है। 12th का आंसर आपको करना है। चलिए देखते हैं। बात करें अगर अफरेंट नर्व फाइबर की बात करें तो ये क्या करते हैं? रिसेप्टर से आवेग ले जाके कहाँ पे ले जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आवेग ले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ मेरे हाथ पे पिन चुभाऊंगा तो वो ग्राही रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ तक ले जाएंगे आवेग को? CNS में ले जाएंगे। ठीक है, तो CNS यानी कि रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएंगे। ठीक है, अफरेंट नर्व फाइबर, इसमें कौन से फाइबर इन्वॉल्व होते हैं? अफरेंट नर्व फाइबर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का आंसर आपको करना है। विच हैज़ द हाइएस्ट स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, है ना, तंत्रिका आवेग की सर्वाधिक तीव्र गति किसमें होती है? आपको बताना। मेड्यूलेटेड नर्व में होती है, नॉन मेड्यूलेटेड नर्व में होती है, क्रेनियल नर्व में होती है या फिर स्पाइनल नर्व में होती है? 13 का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन 13 पे आ चुके हैं और इसमें पूछा गया है कि तंत्रिका आवेग की सर्वाधिक तीव्र गति किसमें होती है ना, मेड्यूलेटेड नर्व में होती है, नॉन मेड्यूलेटेड नर्व में होती है, क्रेनियल नर्व में होती है या फिर स्पाइनल नर्व में होती है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा मेड्यूलेटेड नर्व। मेड्यूलेटेड नर्व में सबसे फास्ट गति से आवेग जो होते हैं आगे बढ़ते हैं। मेड्यूलेटेड नर्व में सबसे फास्ट गति से आवेग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14, एसिटाइल कोलाइन क्या है? एसिटाइल कोलाइन कोलिन क्या है? केमिकल मैसेंजर है, केमिकल ट्रांसमीटर अक्रॉस द सिनेप्स है, या एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम है? बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एसिटाइल कोलिन।
चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए। देखिए बात करते हैं एसिटाइल कोलिन की। तो एसिटाइल कोलिन क्या है, केमिकल ट्रांसमीटर है ना, केमिकल ट्रांसमीटर है जो कहाँ पे, जब सिनेप्स बनते हैं ना, सिनेप्स आपको पता ही होगा, जब दो न्यूरॉन्स आपस में मिल के जो सूचना होती है उसको, सिग्नल्स को आगे की तरफ पहुँचाते हैं ना, ये सिग्नल्स को आगे की तरफ पहुँचाते हैं, तो इसमें एसिटाइल कोलिन का बहुत रोल होता है ना, केमिकल ट्रांसमीटर की तरह काम करता है ये। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। 15 क्वेश्चन आपको देख इसका आंसर देना है। नर्व इम्पल्स इनिशिएट विद द मूवमेंट ऑफ, है ना, तंत्रिका आवेग किसकी गति के साथ आरंभ होता है, आपको बताना है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर सोडियम, किसकी गति के आवेग के साथ प्रारंभ होता है ना, बताइए। एक थोड़ी देर पहले हमने हमें क्वेश्चन किया था, नर्वस कंडक्शन के लिए कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने बताया था दो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, सोडियम और पोटेशियम, इनके पंप्स बनते हैं ना, तो यहाँ पर भी आंसर सोडियम होगा, ठीक है। तंत्रिका आवेग की गति के साथ आरंभ होता है, सबसे पहले जो होता है वो सोडियम इन्वॉल्व होता है ना, तो सोडियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, है ना। चलिए आज का सेशन के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कल वापस सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट कर सकते हैं। और कल वापस से हम नए सेशन के साथ आपसे जुड़ेंगे, और कल का जो सेशन होने वाला है वो भी नर्वस सिस्टम के ऊपर ही रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ के आ सकते हैं, ताकि पढ़ के आएंगे तो और भी आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में, तो आप पढ़ के आ सकते हैं। और आज का जो सेशन है वो यहीं तक था, ठीक है। तो कल हम एक नए सेशन के साथ आपसे वापस जुड़ेंगे, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।